कुछ समय पहले माहौल में जो बदलाव हुआ वो अंकिता के लिए संकेत था। अनिता के चौथे गुनहगार का। सोचते सोचते अंकिता अपने बेडरूम से बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरकर वह मुख्य हॉल में मौजूद सोफे पर आराम से बैठ गई। अचानक उसकी नज़र सामने टीपॉय पर खुली रखी फाइल पर गई। अंकिता ध्यान से उस फाइल को देखने लगी। देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उस फाइल में डॉक्टर सूरज सबरवाल, प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी और बिल्डर देवांश मलिक के फोटो थे। अंकिता ने वो फाइल उठाए और उस फाइल में मौजूद तीनों के फोटो पर अपनी आंखें टिकाए। हर एक फोटो के नीचे उनका नाम और मृत्यु की तारीख छपी हुई थी। उस फाइल को देखकर अंकिता के मन में कई बातों का चक्र शुरू हो गया। तभी उसके पिता अर्थात पुलिस कमिश्नर राजवंश त्रिवेदी अपनी यूनिफॉर्म में तैयार होकर मोबाइल पर बात करते हुए अपने बेडरूम से बाहर आए। अपनी प्यारी बेटी की ओर देखकर कमिश्नर ने पूछा, क्या बेटा, इतनी ध्यान से उस फाइल में क्या देख रही हो? अपने पिता की आवाज सुनकर अंकिता एकाएक चौंक गई। फाइल से आंखें हटाकर अपने पिता की ओर देखते हुए अंकिता ने पूछा, पापा, आपके पास ये कैसी फाइल है? मेरा मतलब ये कौन से केस की फाइल है? मोबाइल टीपॉय पर रखते हुए कमिश्नर ने कहा, बेटा, इस समय बहुत अजीब तरीके का हत्याकांड चल रहा है। ये 3 बड़े लोग इस हत्याकांड के शिकार बने हैं। बोलते बोलते कमिश्नर ने फाइल की ओर आंखें घुमाई। अपने सवाल आगे पूछते हुए अंकिता ने कहा, तो क्या आपको इनकी हत्या करने वाले के बारे में कुछ पता चला? जवाब देते हुए कमिश्नर ने कहा, नहीं बेटा, अब तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह इनकी हत्या हुई वो एक आम इंसान का काम नहीं हो सकता, या फिर किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। 2-3 लोगों ने मिलकर इन लोगों को मारा होगा। ये सारी जानकारी सुनकर अंकिता ने अपने पिता से पूछा, तो क्या आपको और कोई सबूत मिला? चेहरे पर निराशा लाते हुए कमिश्नर ने कहा, नहीं बेटा, अभी तक हमारे हाथ और कोई सबूत नहीं लगा। अब तक सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि ये तीनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और जिस तरह से इनकी हत्या हुई है उससे एक बात पक्की है कि हत्या करने वाले का अगला निशाना कौन होगा। तुरंत अंकिता ने पूछा, कौन है वो और क्या नाम है उसका? जवाब देते हुए कमिश्नर ने कहा, मंत्री प्रत्युष सिंह। वही होगा हत्या करने वाले का चौथा निशाना, क्योंकि मंत्री जी इन तीनों के खास दोस्तों में से एक थे। बिल्डर देवांश मलिक और प्रोफेसर त्रिपाठी के साथ वो अभी भी संपर्क में थे। मंत्री जी की पुलिस सुरक्षा बढ़ाने हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। इस मामले में मेरी डीसीपी सर के साथ मीटिंग है। बेटा, मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर। ये कहते हुए कमिश्नर ने फाइल उठाई और घर से बाहर चले गए। अपने पिता के साथ इन हत्याओं के बारे में चर्चा करने के बाद अंकिता काफी घबरा गई। अगर पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो बदकिस्मती से मुझे अपने ही पापा के हाथों गिरफ्तार होना पड़ेगा। इस चिंता से अंकिता का डर उभरने लगा। उसे घुटन सी होने लगी। बेसिन के पास जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी मारा। टॉवल से चेहरा साफ करते हुए उसने नौकरानी से अपनी मम्मी के बारे में पूछा। पता चला कि उसकी मम्मी अपने कुकिंग क्लास के लिए आज जल्दी ही निकल गई है। मम्मी के बारे में पूछने के बाद अंकिता कुछ समय के लिए सोफे पर बैठ गई। उसे कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं था। थोड़ा खुलापन महसूस करने वो अपने बंगले के पीछे गार्डन में चली गई। गार्डन में मौजूद झूले पर अंकिता बैठ गई और उसने लंबी सांस ली। कुछ पल अंकिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर सूरज सबरवाल, प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी और बिल्डर देवांश मलिक जैसे बड़े लोगों की हत्या को लेकर पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था। पुलिस पर भारी दबाव डाला जा रहा था। मंत्री प्रत्युष सिंह की इन तीनों के साथ पुरानी दोस्ती थी, इसलिए पुलिस का अनुमान था कि हत्या करने वाले का अगला लक्ष्य मंत्री जी हो सकते हैं। इस स्थिति में सावधानी के तौर पर मंत्री प्रत्युष सिंह की सुरक्षा और सख्त की गई। मंत्री जी के बंगले पर अंदर बाहर, यहाँ तक कि उनके बेडरूम के बाहर 24 घंटे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा गया। कड़ी सावधानी के तौर पर मंत्री जी की विशेष उपस्थिति में आयोजित कलागुण महोत्सव रद्द किया गया। कुछ देर बाद अंकिता अपने बेडरूम में चली गई। उसी वक्त अनिता उसके सामने आ गई।
डरी हुई आंखों से अनिता की ओर देखते हुए अंकिता बोली, अनिता हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा प्रत्युष सिंह तक पहुंचना नामुमकिन है। पुलिस का इतना सख्त बंदोबस्त है कि उसके बंगले पर जाना तो दूर, उस बंगले के आसपास चलना भी खतरे से खाली नहीं। और मुझे तो अब एक अलग सा डर लग रहा है। अंकिता की ओर देखते हुए अनिता ने पूछा, कौन सा डर? यही ना कि ये केस तुम्हारे पापा के पास है। अचंभित होकर अंकिता ने पूछा, अनिता तुम्हें ये कैसे पता कि ये केस मेरे पापा के पास है? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अनिता ने कहा, अंकिता मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चाहे मैं तुम्हारे सामने हूँ या अदृश्य, मैं हमेशा तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें बताया कि अभी उनके हाथ में कोई सबूत नहीं आया और ना कोई सबूत आएगा, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? चेहरे पर नाराजगी दर्शाते हुए अंकिता ने कहा, तुम्हें लगता है उतना ये आसान नहीं है। मेरे पापा के पास जो भी केस आता है उस केस का छोटे से छोटा सबूत खोजने में भी वो गलती नहीं करते, और अगर उन्हें कोई सबूत मिला तो ना चाहते हुए भी मैं उनके हाथों गिरफ्तार हो जाऊंगी। अंकिता की ओर देखकर नर्मिले स्वर में अनिता ने कहा, तुम्हारे मन का डर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने तुमसे जो वादा किया वो मैं निभाऊंगी। इस मामले में तुम्हारा नाम कहीं आने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं अपने माँ बाप की और ममता की कसम लेकर कहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम पर एक आंच भी आने नहीं दूंगी। अनिता के आंखों की सच्चाई पहचानने में अंकिता ने कभी गलती नहीं की। उस सच्चाई को इस बार भी अनिता ने पहचान लिया। भावुक आंखों से अनिता की ओर देखते हुए अंकिता ने कहा, अनिता तुम किसी की कसम मत लो, तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारी बातों का सच मैं जान लेती हूँ। तुम्हारे अपराधियों ने तुम्हारे माँ बाप के साथ और ममता के साथ जो किया उसका हिसाब उन्हें अपनी मौत के साथ ही चुकाना होगा। अंकिता के शब्दों से सहमति जताते हुए अनिता ने कहा, बिल्कुल अंकिता, और हम जो करेंगे वो पूरी सावधानी से करेंगे। आज का ये मंत्री प्रत्युष सिंह 26 साल पहले एक नेता के ऑफिस में काम करता था, उसकी चमचागिरी करता था। उसके वो तीनों दोस्त उसके हर जुर्म में बराबरी के हिस्सेदार थे। आज रात प्रत्युष सिंह अपने हिस्से की मौत लेकर उन दोस्तों के पास पहुंच जाएगा। भरोसे के साथ अनिता की ओर देखते हुए अंकिता ने अपनी सहमति दिखाई। उसी रात लगभग 10:30 बजे मंत्री प्रत्युष सिंह के बंगले के बाहर पुलिस बंदोबस्त तैनात था। कुछ समय बाद अपने प्रभावशाली पोशाक में प्रत्युष सिंह बंगले से बाहर निकले और वहां तैनात मुख्य पुलिस अधिकारी से उन्होंने कहा, ऑफिसर मुझे एक शांत जगह जाकर आराम करने की इच्छा है, इसलिए मैं अभी अपने फार्म हाउस की ओर जा रहा हूँ। आदर पूर्वक उनके शब्दों को मान्यता देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा, ओके सर, लेकिन हमें आदेश है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। मंत्री जी ने इस बात के लिए सहमति दे दी। कुछ समय बाद मंत्री जी अपनी सफेद रंग की आलीशान इन्फिनिटी कार में बैठकर फार्म हाउस की ओर निकल पड़े। उनकी कार के आगे एक पुलिस जीप और पीछे एक पुलिस जीप थी, साथ ही 2 पुलिस वैन का भी बंदोबस्त था। सभी गाड़ियां उनके बंगले से रवाना हो गईं। लगभग 15 मिनट बाद उनकी कार के आगे दौड़ने वाली पुलिस जीप में बैठे पुलिस अधिकारी को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाली एक औरत थी। आसमान में गूंजती हुई ध्वनि के साथ उस औरत ने कहा, इंस्पेक्टर, जिसे इतनी सुरक्षा के साथ फार्म हाउस पर ले जा रहे हो, वो मंत्री प्रत्युष सिंह साहब उनकी कार में हैं या नहीं ये तो देख लो। गुस्से में आकर पुलिस अधिकारी ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम हो कौन? और मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अपने उसी स्वर में उस औरत ने कहा, अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो जरा पीछे देखो, मंत्री जी कार में है या कहीं गायब हो गए। उस औरत के ये शब्द सुनते ही पुलिस अधिकारी ने सारी गाड़ियां रुकवा दी और तुरंत पीछे मंत्री जी की कार के पास चले गए। ड्राइवर को उन्होंने कार का दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खुलते ही उस ऑफिसर ने और मंत्री जी के ड्राइवर ने जो देखा वो देखकर जैसे उनकी जान ही चली गई, क्योंकि कार में मंत्री जी नहीं थे। ये दृश्य देखकर पुलिस अधिकारी ने उस औरत से पूछा, अरे तुम हो कौन? कहाँ है मंत्री जी? तुमने क्या किया उनके साथ?
एक भयानक हंसी के साथ उस औरत ने पुलिस अधिकारी से कहा, ऑफिसर, ठीक पहचाना तुमने, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मंत्री जी को देखना है तो जाओ उनके बंगले पर और देखो मंत्री जी को कैसे झटके लग रहे हैं और कैसे उनकी जान जा रही है। एक भयानक हंसी के साथ उस औरत ने फोन काट दिया। इस अजीब घटना से पुलिस ऑफिसर का तो जैसे दिमाग ही घूम गया। उसने तुरंत अपनी पुलिस जीप्स और पुलिस वैन्स को वापस मंत्री जी के बंगले की ओर चलने का आदेश दिया। पुलिस वैन और जीप्स फिर से मंत्री जी के बंगले की ओर निकले। उस समय सड़क पर अन्य कोई वाहन नहीं था, इसलिए पुलिस की गाड़ियां फास्ट स्पीड से चल रही थीं। कुछ समय बाद पुलिस जीप्स और वैन बंगले पर पहुंची। बंगले के गेट पर प्रवेश करते ही दिल दहलाने वाला एक दृश्य सबके सामने आया। मंत्री जी अपने बंगले की छत से नीचे लटक रहे थे। उनका शरीर कई सारी बिजली की तारों से लिपटा हुआ था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी, मुझे बचाओ, ऐसा कहते हुए मंत्री जी गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। पुलिस ऑफिसर और अन्य कांस्टेबल्स गाड़ियों से बाहर निकलते ही जोर से चिल्लाते हुए मंत्री जी ने कहा, मुझे बचाओ इंस्पेक्टर, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। पुलिस अधिकारी ने तुरंत कुछ कांस्टेबल्स और अपने जूनियर ऑफिसर को छत पर जाने के लिए कहा और खुद 3-4 कांस्टेबल्स के साथ वहीं रुक गए। मंत्री जी को समझाते हुए ऑफिसर ने कहा, सर घबराएं नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप चिंता न करें। मंत्री जी के हाथ पैर कांप रहे थे। कांस्टेबल्स और जूनियर ऑफिसर छत पर पहुंच चुके थे। तभी मंत्री जी को घेरी हुई बिजली की तारों से करंट बाहर निकला। उस करंट ने मंत्री जी के पूरे शरीर को झपेट में ले लिया। एक पल में मंत्री जी के शरीर को कई सारे वोल्ट का झटका लगा। मंत्री जी का शरीर झटके लेता हुआ हिलने लगा। उस दर्द से मंत्री जी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो बिजली मंत्री जी के शरीर में दौड़ने लगी। कुछ देर बाद मंत्री जी के शरीर का हिलना बंद हो गया। उनका चीखना और चिल्लाना बंद हो गया। बिजली के झटकों ने मंत्री जी की जान उनके जिस्म से अलग कर दी। उनका मृत शरीर छत पर लटकता हुआ झूलने लगा। अपनी आंखों के सामने मंत्री जी की भयानक मौत को देखकर पुलिस ऑफिसर्स भी डर से कांपने लगे। छत पर पहुंचे हुए जूनियर ऑफिसर और कांस्टेबल्स की तो आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस की आंखों के सामने मंत्री जी की मौत हो गई। लेकिन मंत्री जी तो पुलिस सुरक्षा के साथ उनके फार्म हाउस पर जा रहे थे। फिर वो अपनी कार से अचानक कैसे गायब हो गए और फिर अपने बंगले पर कैसे पहुंचे? उनके शरीर को घेरे हुए बिजली के तार, बिजली के झटके लगने से उनकी मृत्यु, ये सब किसने किया? ये सब करने वाली अनिता थी और पुलिस अधिकारी के साथ फोन पर बात करने वाली भी अनिता ही थी। लेकिन ये सब उसने कैसे और कब किया, बताएंगे आपको आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।